अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ और तफसीली ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ और जिसमें हम हमारी कोशिश होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों के जो भी अहम डेवलपमेंट्स है वो हम एक तफसीली ब्लॉग की सूरत में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले बात करेंगे कि भारत की जानिब से चूँकि रूस के साथ तेल खरीदने के बाद से माहे जो है वो किए जा रहे थे और किए गए थे, बाकायदा तेल भी खरीदा जा रहा था। लेकिन अमेरिका की जानिब से भारत के ऊपर भरपूर जो है वो दबाव भी डाला गया। ना सिर्फ दबाव डाला, आपने कुछ देखा कि गुज़श्ता दिनों से, गुज़श्ता महीनों से जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत के ऊपर जो है वो जिस हद तक जो है वो टैक्सेस की भरमार की गई, इंटरनेशनल टैक्सेस की, और जो जो मुश्किलात पैदा की गई भारत के लिए, वो आपने देखी कि माजी में इस तरह के खराब ताल्लुकात जो है वो कभी भी नहीं देखे गए अमेरिका और भारत के दरमियान में। लेकिन दूसरी जानब वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो है वो अ, भारत के खिलाफ जो है वो ये बार-बार कहा जाता रहा है कि रूस से जो है वो तेल का जो मुआहदा है वो ख़त्म किया जाए। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जानब से ये ज़िद पर वो कायम थे कि उन्होंने कहा कि मैं ये मुआहदा जो है ख़त्म नहीं करूँगा, और लेकिन इसी अना पे वो कायम थे। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये जो सिलसिला है वो बढ़ता चला गया और बिलाखिर जो है वो भारत ने अमेरिकी दबाव के आगे जो है वो घुटने टेक दिए हैं और भारतीय कंपनी का जो रूसी तेल ना खरीदने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। नाज़रीन, आज़ाद खारजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने बिलाखिर अमरीकी दबाव के आगे जो है वो घुटने टेक ही दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और मोदी हुकूमत ने जो है एक बार फिर यू टर्न ले लिया है और 10 साला तेल माहदा जो कि अमरीकी पाबंदियों के सामने जो है वो अभी बेमानी हो गया। मतलब 10 साला ये तेल माहदा किया गया था जो कि रूस का भारत के साथ था। लेकिन अब अमेरिका के सामने जब ये पाबंदियां लगी तो उसके बाद पहले तो उन्होंने कोशिश की थोड़ा सा इसके रद्द-अमल देने की, फिर ताल्लुकात खराब हुए जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर आखिर जो है भारत ने घुटने टेक दिए हैं और वो जो माहिदा है वो खत्म हो गया है। मोदी के करीबी अरबपति ताजिर दोस्त जो है मुकेश अंबानी ने भी अमेरिकी हुक्म मानकर जो है रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया है। अम्बेश जो है वो इनके जो मुकेश अंबानी जो है वो एक बड़ा नाम है जो कि ना सिर्फ भारत के अंदर बड़े, दुनिया के अंदर जो है बड़ा नाम है। लेकिन बिलाखिर इन्होंने भी जो है वो घुटने टेक दिए हैं। मुकेश अंबानी ने जो है वो कह दिया है कि अब जो है वो रूसी तेल जो है वो खरीदना छोड़ दिया है और नहीं खरीदेंगे। रूसी तेल की खरीदारी रोकने के बाद जो है वो रिलायंस को मशरिक़ वस्ती में मुमकिन तौर पर अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। और अब हैरत यह है कि इस पे इनको जो है वो अमेरिका से रूस की निस्बत जो है महंगा तेल ही खरीदना पड़ेगा। मतलब अब कौन सी ऐसी पाबंदियां थी, रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हद तक जो इनको फैसला लेना पड़ा, उसकी वजह मेरे ख्याल से बैक एंड पे कहीं ना कहीं वो टैरिफ है, जो कि इतना ज्यादा टैरिफ जो है अमेरिका की जानब से भारत के ऊपर जो है वो लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 दिसंबर से भारतीय कंपनी की रिफाइनरी गैर रूसी खाम तेल पर चलाई जाएगी, और जबकि अमरीकी माहिरीन का कहना है कि रिलायंस की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी बंद करना वाशिंगटन के लिए एक अहम रियायत है। और अमरीकी अखबार में ये रिपोर्ट किया गया है, कहा गया है कि भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा है, लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी सरकार ने रूसी तेल न खरीदने का फैसला किया है। और मतलब इसने में कहा गया है कि जो भारत है वो बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा है, और ये कहीं न कहीं छुप के या सामने आके रूस के साथ ये मुआहदे किए जाते रहे और करते रहे और भारत कमाता रहे। लेकिन ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने जब ये इसने टैरिफ लगाया 50% ट्रंप ने, उसके बाद मोदी सरकार ने जो है रूसी तेल ना खरीदने का फैसला किया, और एक भारतीय कंपनी के रूसी तेल के सूदों की मार्केट 33 अरब डॉलर से ज़ायद थी। और ट्रंप साहब ने वाज़ेह किया था कि रूसी तेल के साथ अमेरिका भारत तजारती माहे पर पेशरफ्त जो है वो नहीं हो सकती है। और अब जो है इनके लिए जो हालात हैं वो मज़ीद जो है वो सख्त हो गए हैं। और अब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि अब मज़ीद जो है वो मोदी, क्योंकि अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी डमाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। मोदी की जो है ना वो बस होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तो अब मुल्क के अंदर भी वो अदम एतमाद का शिकार है। उन लोगों का जो एतमाद है वो मोदी के ऊपर से उठ चुका है। और उसके साथ आपने देखा कि जिस तरह अब जंग के अंदर भी, बार-बार जंग के अंदर मुँह की खानी पड़ रही है, और कितने बड़े जो तादाद में उनके बड़े-बड़े जो नामी-गिरामी जहाज़ हैं वो गिराए गए। और फिर अभी जो दुबई एयर शो में हुआ, जो उनका जहाज़ जो है मज़ीद जो है वो गिराया गया है। और इसने तो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा इनकी जो अ, शर्मिंदगी को सामना जो है इनको करना पड़ा इंटरनेशनल सतह पे। पहले तो ये बहाने बना रहे थे जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई है तो उस दौरान, तो अब वहाँ पे उनके पास कोई बहाना नहीं बचा, क्योंकि इंटरनेशनल एयर शो हो रहा है दुबई के अंदर, और इसमें हर मुल्क के तकरीबन जो जहाज़ हैं वो मौजूद थे। अब उनके पास कोई जो जवाब है या बहाना है वो वापस नहीं बचा, या झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ पे वो पकड़े गए। एक बड़ा नुकसान जो उनको किया है वो उठाना इसके पड़ा। अलावा जो अगर हम मुल्क के हवाले से बात करें, कुछ अहम खबरों के हवाले से, तो इसमें पाकिस्तान में बेरोजगार की शरह 2024-25 के ताज़ा लेवल 4 सर्वे के मुताबिक जो है बढ़कर तकरीबन 7% होने जा रही है, जो कि 2021-22 में कम होकर 6.3% हो गई थी, और अभी ये दोबारा बढ़ गई 7% हो गई है, और जबकि हुकूमत आइंदा हफ्ते ये नई रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जारी करने वाली है।
और आला हुकूमती ज़राए ने जो है वो दी न्यूज़ को बताया कि ताज़ा 3 लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोज़गारी की मजमूई शरह 7% के लगभग पहुँच गई है। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि महँगाई दोबारा बढ़ रही है, लेकिन जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ये दावे कर रही है कि महँगाई कम हो रही है, लोगों को रिलीफ़ मिल रहा है। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आती ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे रिलीफ़ मिलता है भाई, वो चीज़ें जो है ना वो महँगी से महँगी होती जा रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। जो चीज़ एक बार महँगी हो जाती है, यकीन करें, चाहे वो दुकानदार हों या चाहे वो जो बैक फोर्सेज़ हों, वो भी जो है सस्ता करने का कभी नाम नहीं लेते। बेशक जो है वो पीछे चीज़ें सस्ती हो जाएँ या कुछ ना, मतलब पूरा आबे-काबा बिगड़ा हुआ है, हर शख़्स अपने पैसे की जो करप्शन है वो भरपूर तरीके से जो है वो कर रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2024 से 25 के एलएफएस की इब्तदाई मालूमात हालिया मुनक़्क़दा जो डाटा फेस्ट है कॉन्फ्रेंस में पेश की हैं, ताहम माहिरीन ने आईसीटी और चंद दीगर शोबों से मुतल्लिक़ आदाद-ओ-शुमार पर सवालात उठाए हैं। और 2021 और 22 के लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया था कि मुल्क में लेबर फोर्स बढ़कर 71.76 मिलियन हो गई थी और रोज़गार की शरह मामूली कमी के साथ 6.3% रही। और अहम आदाद-ओ-शुमार ये थे कि मजमूई रोज़गार बराए आबादी तनासुब 42.1% था। मर्दों और औरतों के दरमियान तो नुमायाँ फ़र्क पाया गया और खिदमात का शोबा सबसे बड़ा अजर था। नौजवान 15 से जो 24 साल में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा 11.1% रही। ख़ास तौर पर नौजवान ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो रही है। और 2024 और 25 के सर्वे में 19वीं आईसीएलएस तारीख इख्तियार कर ली है, जो कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की नई ज़रूरियात के मुताबिक है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि अभी जो है ना वो अगर शॉर्ट अल्फाज में मैं कहूँ कि अभी महँगाई जो है गुज़श्ता सालों से जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है। और 2021 से 22 में जो कंट्रोल हुई थी थोड़ी बहुत, वो भी कुछ पॉइंट का फ़र्क पड़ा था, जो 6.3 पे हुई थी, अब दोबारा से फिर बढ़ गई और 7 फ़ीसद पे जो है वो जा चुकी हुई है। इसके अलावा जी अहम खबर है, वो खबर ये है कि अपोज़िशन इत्तेहाद जो बनाया गया है, उसकी जानिब से आईएमएफ रिपोर्ट में सामने आने वाली मुआशी बेज़ब्तियों की तहकीकात का मुतालबा जो है वो किया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने आईएमएफ रिपोर्ट में सामने आने वाली मुआशी बेज़ब्तियों पर तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमती नुमाइंदे आईएमएफ की रिपोर्ट पर अपने मौक़िफ़ सामने रखें। 48 घंटों से ज़ायद वक़्त गुज़र गया, लेकिन किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आईएमएफ रिपोर्ट की तरदीद नहीं की है। आईएमएफ की शर्त थी कि रिपोर्ट जारी होगी तो अगली किस्त मिलेगी। मतलब आईएमएफ ने कहा जी कि उन्होंने जो कहा जी महँगाई के हवाले से, करप्शन के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी जो अपोज़िशन की जानब से कि यार 48 घंटों से ज़्यादा वक़्त गुज़र गया और किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने इस आईएमएफ की रिपोर्ट को मुस्तरद भी नहीं किया कि गलत है। और ना ही जो है उन्होंने रिपोर्ट जारी की है इस हवाले से, ना ही कुछ वज़ाहत दी गई है कि क्योंकि आईएमएफ ने कहा था, शर्त रखी थी कि उसके बाद ही जो है वो रिपोर्ट जारी होगी और अगली किस्त जो है वो मिलेगी। नाज़रीन, इसके अलावा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। आईएमएफ कहते हैं इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है, एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जी आईएमएफ की जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान में सियासी, माशी, शराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। मतलब एक ये भी जो इल्ज़ाम है वो आईएमएफ की जानिब से लगाया गया कि तमाम तर जो सरकारी इदारे हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो असरअंदाज हो रही है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया पाकिस्तान में मुसलसल बदनवानी के खदशात हैं और आईएमएफ का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा किया गया, जबकि इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ विफाकी सतह की करप्शन को जो है वो गिर्द इसके घूमता है। नाज़रीन, इस हवाले से हमने आपके सामने जो है वो रखी हैं, आपने देखा कि आईएमएफ की जानब से भी बाकायदा इस पे जो है वो आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी किए गए हैं और किस कदर पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से नौजवान जो यहाँ से बाहर भाग रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जाने की कोशिश करता है, तो कोई बर्मिंघम, तो कोई लंदन, तो कोई जो है वो दीगर कंट्रीज़ में, कनाडा, और कोई कहीं पे भागने की सऊदी अरब, तो कोई दुबई के अंदर जो है वो भागने की कोशिश करता है और यही वजह है कि हालात जो है वो दिगरगूम होते जा रहे हैं। इसके अलावा अब अभी हम कुछ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और जो मौजूदा वज़ीर-ए-आला हैं खैबर पख्तूनख्वा, सोहेल अफरीदी, उनकी जानिब से जो है वो अहम मीडिया से गुफ्तगू की गई है और उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उनने एक सवाल के जवाब में कहा जी कि दहशतगर्दी को सज़ा देने के लिए सूबाई सतह पर कानून साज़ी की हिदायत कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में सुकुम जो ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी जो है, ये वो वज़ीर-ए-आला हैं जिनको जो पीटीआई अरकान हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, खुशहाइन तरीके से और बड़ी फ़राख़दिली के साथ इन्होंने एक्सेप्ट किया कारकुनान ने, और ये कहा है कि ये वज़ीर-ए-आला उनके अपने वज़ीर-ए-आला हैं, उनके मनपसंद और पसंदीदा, क्योंकि उससे पहले जो है वो अली मीन गंडापुर के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि जो है ना ये मतलब कभी उनको एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता था, कभी क्या कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे हँसे या रोएँ क्या कहें, कि हैरत इस बात की होती है कि अभी जो सोहेल अफरीदी के बयानात हैं, वो भी उन जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके कहीं न कहीं खिलाफ जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब खिलाफ इन द सेंस कि मतलब अब उनकी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो बंदा ये आएगा, ये फ़ौज को गालियाँ देगा, मुल्क के खिलाफ बात करेगा और सिर्फ़ जो है वो
इमरान खान की बात करेगा, बाकी कोई बात नहीं करेगा। अब ये जो एजेंडा है वो उनका मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फिर एक बार फिर जो है वो पीटीआई के कारकुन मुझे लगता है कि कुछ तो नाराज़ नज़र आते हैं, लेकिन वो कुछ जो है वो हो नहीं, बहुत जल्द ही जो है सोहेल आफरीदी को भी है कहीं न कहीं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा करार देना शुरू कर देंगे और उसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाएगी, उनको फिर जो है वो बुरा-भला कहा जाएगा। एक सवाल के जवाब में उजाला केपी का कहना था कि सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, किसी भी इक़दाम के सूबों के अवाम को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पानी बंद करने से मुतल्लिक़ जुनैद अकबर का बयान गलत था, दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अल्लाह ना करे पंजाब भी दहशतगर्दी का सामना करे। अब ये जो चीज़ें ना यकीन करें जो पीटीआई के वो कहते हैं ना जो बड़ा मशहूर लफ्ज़ है लोंडे लपाड़े जो है ना वो पसंद करते थे कि जो पीटीआई के अलावा बाकी जो जितने भी लीडर्स हैं रहनुमा हैं उनको वो गालियाँ दें और पंजाब के खिलाफ बात करें या फिर किसी भी सूबे दूसरे के खिलाफ बात करें, मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें, उनको गालियाँ दें, तो ये फिर ये जो है ना वो खुश होते हैं और ये कहते हैं ये हमारा लीडर सही है। लेकिन जब गालियाँ नहीं दी जाएँगी तो ये जो उनकी तारीफ़ें की जाएँगी, ये कहा जाएगा कि हम उनके भी साथ थे, तो फिर उसी लीडर को गाली देना शुरू कर देते हैं जो उनका अपना लीडर जो मुंतखब करदा है उसके ऊपर फिर इल्ज़ामात की बौछार कर दी जाती है। जैसे अभी वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द उनके खिलाफ भी गैर जो पीटीआई कारकुनान की जानब से तंग किया जाएगा और उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगा दिए जाएँगे। नाज़रीन आपकी इस बात से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।